तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट को डिस्कस कर रहे थे। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के हिसाब से जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है और बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया जो है यानी कि इक्वेटर के पास में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और पोल्स के तरफ में मिनिमम बायोडाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बाद में हम लोग सेकेंड ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं जो कि है एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट या डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में भी, इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने समझी है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे अपन एक हाइट पे बढ़ते जाते हैं, ऊपर हम एक हाइट पे चढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर जहाँ पर जैसे जैसे डिक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि लोअर टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल नहीं होता बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, सिर्फ कुछ सर्टन स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि लोअर टेम्परेचर्स के लिए अडेप्टेड होती हैं, वही जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करती। जैसे स्नो लेपर्ड वगैरह का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, तो वो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे ही रहता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड को अगर आप ला करके यहाँ पे कान्हा-किसली में या बांधवगढ़ में रहने के लिए बोलो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा और वैसे बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे। ठीक है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप जो है इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, उन्होंने बेसिकली स्पीशीज़ और एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्पीशीज़ की जो रिचनेस होती है, ठीक है, वो एरिया में इंक्रीज़ के साथ वो भी इंक्रीज़ होगी। मतलब जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे स्पीशीज़ की जो रिचनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, एक लिमिट तक ही स्पीशीज़ भी इंक्रीज होंगे एरिया के साथ साथ। उस लिमिट के बाद में क्या हो जाता है, उस लिमिट के बाद में क्रैश हो जाता है। क्रैश होने का मतलब ये है कि स्पीशीज़, सैचुरेशन आ जाता है और स्पीशीज़ का जो वैरायटी है उसमें हमको वैसा इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये बोला कि ये जो पैटर्न है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्राफ जो है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट अगर हम लोग करें तो ये जो स्पीशीज़ का जो रिचनेस है ये इस तरीके से हाइपरबोला के फॉर्म में हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब इसको अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरीके से एक लीनियर रिलेशनशिप जो है हमको देखने के लिए मिलेगा। मतलब स्पीशीज़ का जो ग्रोथ है वो हाइपरबोला के फॉर्म में ज़रूर है, लेकिन जब एरिया के कंसिडरेशन में, मतलब एरिया जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसके साथ में अगर हम लोग स्पीशीज़ के रिचनेस के इंक्रीज की बात करें तो दोनों का जो कंपैरेटिव अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरीके से एक लीनियर ग्राफ जो है वो हमको मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला जो है पुटअप किया था, दैट इज़ log s इक्वल्स टू log c प्लस log z log a। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है उन्होंने पुटअप किया था, वेयर s इज द स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, a इज द एरिया, ठीक है, देन z इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, एंड c इज द y इंटरसेप्ट।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुटअप करें तो हमको किसी एरिया की स्पीशीज़ रिचनेस के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। अब स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो किसी भी इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के वजह से इकोसिस्टम जो है उसमें 4 मेन रोल्स जो हैं या 4 मेन फंक्शंस जो हैं वो सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होता है प्रोडक्टिविटी, क्या Z इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी के वजह से बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, प्रोडक्टिविटी, फिर है स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है रेजिलियंस एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ठीक है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं दे आर सपोर्टेड बाय स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है, जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई बड़े एरिया के बारे में बात करें, ठीक है, बड़े एरिया में जितने ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके बीच में इंटरैक्शंस उतने ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इंटरैक्शन होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लें कि कोई बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन से डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जो दूसरे स्पीशीज़ हैं वो फ्लरिश होंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड तो उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ की वैरायटी और उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी पे। स्पीशीज़ वैरायटी के वजह से, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के वजह से स्टेबिलिटी जो है किसी भी इकोसिस्टम में वो भी अटेन होती है, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्पीशीज़ होंगे उतने ज़्यादा उनके बीच में फूड चेन्स बनेंगे, उतने ज़्यादा फूड वेब बनेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके बीच में इंटरैक्शंस भी डेवलप होंगे। तो ये मल्टीपल फूड चेन, मल्टीपल फूड वेब और मल्टीपल इंटरैक्शंस के वजह से क्या होता है कि एक बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि कोई एक मैदान है, ठीक है, मैदान में अंजीर का भी पेड़ है, एप्पल का भी पेड़ है, जाम का भी पेड़ है और ऐसे 4-5 फलों के पेड़ हैं, ठीक है। तो अगर इनमें से मान के चलो कि कोई भी एक वैरायटी का पेड़ अगर हम लोग रिमूव कर भी देते हैं, हटा भी देते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस प्लांट के ऊपर रहने वाले मतलब डिपेंडेंट रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। वो जाम भी खा सकता है, वो कोई दूसरे भी पेड़ का फल खा सकता है। तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी प्लांट्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में उतना ज़्यादा इंटरैक्शन प्रोड्यूस होगा और स्टेबिलिटी जो है वो इकोसिस्टम को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का मीनिंग ये होता है एंड्योरेंस, मतलब इन केस अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो नेचुरल कैलेमिटी होने के सीन में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है वो क्या करता है कि एंड्योर कर लेता है उससे लगने वाला जो झटका है उसको, ठीक है। या फिर अगर दूसरे एग्जाम्पल से मैं तुम लोगों को समझाऊं कि अगर मान के चलते हैं कि कोई एलियन स्पीशीज़ है, ठीक है, कोई एलियन स्पीशीज़ अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को इन्वेड करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग ले लें, ठीक है, एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं मेपल, ठीक है। ये मेपल का जो ट्री होता है ये ज़्यादातर कनाडा और ये यूरोप वगैरह जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ज़्यादातर ग्रो होता है, ठीक है। अब वो जो मेपल ट्री है वो हमारे यहाँ के लिए एलियन स्पीशीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन बोले कि मैं वहाँ से मेपल ट्री को ला करके यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, और वो भी वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स में या मेघालय वगैरह साइड में ले जा कर के मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, तो वहाँ पे प्लांट्स की डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो अगर कोई एलियन स्पीशीज़ है, फॉरेन स्पीशीज़ है, उसको आप ला करके हमारे यहाँ प्लांट करने की कोशिश करोगे तो हमारे यहाँ जो प्लांट्स की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो क्या करेगी, उस प्लांट को हमारे यहाँ फलने फूलने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि उस प्लांट को हमारे यहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी साल लगेंगे। ठीक है, तो उतने साल में वो जो है वीकर स्पीशीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हुआ रहेगा तो वो वीक रहेगा। तो उसके वीक रहने के केस में हमारे यहाँ की जो स्पीशीज़ है वो उस मेपल के ट्री को यहाँ पर एडजस्ट नहीं होने देंगी, सर्वाइव नहीं होने देंगी, अल्टीमेटली उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगी। ठीक है, तो रेजिलियंस का मतलब ये है कि अगर किसी इकोसिस्टम में बाहर से कोई प्रेशर पड़ता है, कोई अटैक होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने का भी जो कैपेबिलिटी है वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के वजह से ही आता है। ठीक है, एंड लास्टली हम लोग आते हैं इकोसिस्टम हेल्थ पर। ठीक है, इकोसिस्टम हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? इकोसिस्टम हेल्थ का मीनिंग ये है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो मल्टीपल इंटरैक्शंस ऑर्गेनिजम्स के बीच में डेवलप होते हैं वो इकोसिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम लोग ले, कोई फॉरेस्ट का सिस्टम है, इकोसिस्टम है। ठीक है, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब हमारे यहाँ ये माना जाता है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार एंट्स की वैरायटी है पूरे अर्थ के सरफेस पे। तो अगर हम लोग मान लें कि किसी जंगल में, ठीक है, 500 एंट्स की वैरायटी है। ठीक है, अब अगर उस वैरायटी में से जो एक वैरायटी है या 100 वैरायटीज़ ही हैं, अगर उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एंट की स्पीशीज़ को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दोगे तो भी इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग अपने स्कूल के अंदर ही देख लें। ठीक है, अगर आपके जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, उसमें से अगर एक टीचर को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए और उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी आप लोगों का सिलेबस का कंप्लीशन है वो इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली आप लोगों के मार्क्स जो है वो इफेक्ट होंगे। तो अगर आप एक मेंबर को टेम्पररीली हटा देते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो एक मेंबर की एब्सेंस के वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक इकोलॉजिस्ट थे, पॉल एहरलिच। ठीक है, पॉल एहरलिच नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया जिसको कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या करता है कि जैसे मान के चलो एक बड़ा सा एरोप्लेन है। ठीक है, उस एरोप्लेन में रिवेट नाम का एक स्क्रू लगता है। ठीक है, रिवेट नाम का, रिवेट जो है एक प्रॉपर टाइप का स्क्रू होता है जो कि चीज़ों को एकदम कस के जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर उस प्लेन में जितने भी ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर हर ट्रैवलर धीरे धीरे करके एक एक रिवेट को निकालता चले जाए तो शॉर्ट टर्म में रिवेट को 1 या 2 रिवेट निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर प्लेन में से सारे रिवेट्स आप लोग निकालते जाओगे तो प्लेन का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ते जाएगा और अल्टीमेटली अगर वैसा प्लेन आप लोग ऊपर उड़ा करके लेकर के जाओगे तो उस प्लेन का क्रैश होना तय है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर रिवेट को हम लोग कोई मतलब इकोसिस्टम का कंपोनेंट मान ले, कोई स्पीशीज़ मान ले, तो एक एक करके अगर आप हर स्पीशीज़ को इकोसिस्टम से रिमूव करते जाओगे तो 1 या 2 साल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 100 सालों में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इकोसिस्टम है, हर इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके बीच में इंटरैक्शंस का डेवलप होना इकोसिस्टम की हेल्थ को, उसके प्रॉपर शेप को और उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। क्लियर? समझ आया? पक्का? टाइम कितना हुआ है? 15 मिनट्स। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग मतलब पिछले काफ़ी सारे सालों से फेस करते आ रहे हैं। ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सिंपली क्या होता है कि कोई स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, उसका किसी रीज़न के वजह से लॉस्ट हो जाना, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। कई नेचुरल रीजंस हैं, कई मैन मेड रीजंस है, कोई नेचुरल कैलेमिटी के वजह से, कोई डिजीज़ के वजह से। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो आज तक हम लोग खो चुके हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको इनिशिएट किया गया था टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसा कंडीशन आया क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन को हमको इंक्रीज करने के लिए अलग से प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है। इसका होल सोल रीज़न ये है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा शिकार किया है पिछले कई 100 सालों में टाइगर्स का कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस हो गई है और जो इंडियन टाइगर जो है, ठीक है, अब वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। तो ह्यूमंस जो शिकार कर रहे हैं उसके साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग उनको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो क्यों रहा है। सबसे पहला तो है नेचुरल और बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। बुक में दिया है ये, ठीक है, नेचुरल और बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। सेकेंड है मास एक्सटिंक्शन। थर्ड है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ठीक है। 3 तरीके के एक्सटिंक्शन जो है ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल या बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन पर। ठीक है। नेचुरल या बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या है कि जैसे इवोल्यूशन होता है, ठीक है, इवोल्यूशन पुराने स्पीशीज़ में होता है। पुराने स्पीशीज़ जो है इवॉल्व होकर के अपने अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। तो कई बार इवोल्यूशन होते होते स्पीशीज़ जो है अपने बॉडी में इतना ज़्यादा चेंज लेकर के आ जाते हैं कि पुराने स्पीशीज़ में कोई भी मतलब पुरानी बात बचती नहीं है। मतलब उनके अंदर सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं, सारे नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं कि पुरानी स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है और इवोल्यूशन के बाद अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है वो कम्प्लीटली एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है। तो पुराने कैरेक्टर्स सारे रिप्लेस हो जाते हैं, पुराने कैरेक्टर्स की जगह नए कैरेक्टर्स जो है वो जगह ले लेते हैं और पुराना ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाता है और उसके इवोल्यूशन से एक कम्प्लीटली नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नेचुरल या बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन कहते हैं। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कम्प्लीटली नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। इवोल्यूशन का जो नेचुरल प्रोसेस है उसके थ्रू जब सारे पुराने कैरेक्टर्स जो हैं उनको रिप्लेस करके नए कैरेक्टर्स जगह ले लेते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के पूरे एनाटॉमी में, पूरे मॉर्फोलॉजी में इस तरीके से चेंज आ जाता है कि वो कम्प्लीटली नए स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल या बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, समझ आया। दूसरा है मास एक्सटिंक्शन। ठीक है। मास एक्सटिंक्शन जो है ये मोस्टली जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं या जो नेचर में इवेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल इवेंट्स या नेचुरल कैलेमिटीज़ के वजह से होने वाला जो एक्सटिंक्शन है दैट इज़ नोन एज द मास एक्सटिंक्शन। तो आज तक अर्थ की हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं।
ठीक है। अर्थ की हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जो सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन था वो तब हुआ था, जो आप लोगों को पहले पता होगा कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं, लैंड मास जो हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसको कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट या बड़ा आइलैंड पैंजिया बोलते थे, ठीक है। फिर पैंजिया जो है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल स्टार्ट हुई, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स टूट करके एक दूसरे से अलग अलग होने लगे, ठीक है। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हुए, फिर टकरा करके अलग अलग जगह पर मूव होने लगे, तो जब उनके बीच में टक्कर हो रही थी, उनका मूवमेंट हो रहा था, तो उस समय बहुत सारे अर्थक्वेक्स और बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं वो हुए थे। तो उस ड्यूरेशन में ये माना गया है कि उस समय पैंजिया के ऊपर जितने भी स्पीशीज़ प्रेजेंट थे उसमें से 90% स्पीशीज़ जो हैं इस एक्सटिंक्शन के वजह से पूरे रिमूव हो गए थे, इस इवेंट के वजह से रिमूव हो गए थे। तो ये पहला मास एक्सटिंक्शन था। दूसरा मास एक्सटिंक्शन कब हुआ कि जब क्या कहना चाहिए कि जैसे जब हाँ एस्टेरॉइड्स के वजह से भी हुआ था, वो थर्ड मास एक्सटिंक्शन था, ठीक है। जो सेकंड मास एक्सटिंक्शन था वो कब हुआ कि जब डायनासोर्स जो हैं, ठीक है, वो नेचुरल कैलेमिटीज़ के इफेक्ट में आकर के जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, वो सेकंड था, ठीक है। थर्ड मास एक्सटिंक्शन तब हुआ जब एस्टेरॉइड्स का हमारे अर्थ के सरफेस पे फॉल हुआ, उसके वजह से बचे खुचे डायनासोर्स और जो वुली मैमथ वगैरह थे, जब वो एक्सटिंक्ट हुए तो वो थर्ड मास एक्सटिंक्शन था हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। उसके बाद 2 मास एक्सटिंक्शन जो है ये हमारे यहाँ और हो चुके हैं। तो पुराने जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें से सिर्फ 50% स्पीशीज़ जो है वही सरवाइव कर पाए हैं, और बाकी 50% स्पीशीज़ जो है वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। किसके वजह से? मास एक्सटिंक्शन के वजह से, ठीक है। और थर्ड हम लोग आते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन वो एक्सटिंक्शन है जिसमें डायरेक्टली ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के एक्शन के वजह से, ठीक है, अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है देन इट इज़ नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। जैसे कि अभी हम लोग टाइगर का एग्जांपल ले रहे थे, बहुत ज़्यादा शिकार टाइगर्स का जब हुआ तब उनकी एक्सटिंक्ट होने की बारी आई। या फिर अगर हम लोग राइनो के बारे में बात करें, ठीक है, जो हमारे यहाँ असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में सिंगल हॉर्न वाला जो राइनो पाया जाता है वो भी एक्सटिंक्ट होने की तरफ है, जस्ट बिकॉज कि उसके हॉर्न को पाने के लिए लोग जो है उसका भयंकर शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब उसके भी प्रिजर्वेशन के लिए, उसके भी कंजर्वेशन के लिए जो है बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स जो हैं चल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें दिल्ली का एग्जांपल, मेरे बचपन में, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कौवे दिखाई देते थे मेरे घर के आसपास, लेकिन अब अगर हम लोग कौवे खोजने के लिए जाएंगे तो इजीली हमको नहीं दिखते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मतलब हमारे एक्शंस के वजह से। या फिर जो छोटी गौरैया चिड़िया होती है वो भी आजकल उसका नंबर भी डिक्रीज़ हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। तो ह्यूमन एक्शंस, चाहे वो हम लोग शिकार के बारे में अगर हम लोग बोले, या किसी पर्टिकुलर प्लांट के ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के तरीके से बोले, तो ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या ओवर हंटिंग के वजह से अगर कोई स्पीशीज़ लॉस्ट होती है देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रेड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आप लोगों ने क्लास 11th में रेड डेटा बुक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, याद है? ठीक है, तो रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं, कल नहीं ख़त्म होगा, 1-2 दिन और लगेगा, ठीक है।